So the race has begun, and the point is that the curriculum of MDCAT 2025 is available on the PMDC website. और यहाँ पर इस वीडियो के बनाने का बेसिक मतलब यही है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है कोई दिसंबर से शुरू था मुख्तलिफ़ कमेटीज़ का बनाने का, और फिर उसके बाद उन्होंने अभी ड्राफ्ट बनाया है, और साथ में उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है, वो भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप अपने सजेशंस को दे सकते हैं। और साथ में ये भी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि आपको भी अगर कोई ऐसी चीज़ इसमें लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करूँगा रिगार्डिंग दिस, कि अगर कोई चेंजेस पॉसिबल हों या कोई मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हों, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, और कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अभी मुख्तलिफ़ जगहों से सजेशन आएगी। सो क्विकली वी गो टूवर्ड्स बायो का। ये आपके पास सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ऑलरेडी बायो इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू हुआ हूँ, और मुझे कोई ऐसा चेंज फील नहीं हुआ पिछले के केस में। थोड़ा सा ये था कि पिछले उसमें सिलेबस में जैसे मैं आपको इसमें 2023 का और 2024 का जो सिलेबस चला है उसमें इस पैटर्न पे था कि ये सब टॉपिक्स थे और ये उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, SLOs। लेकिन अभी हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, इसमें प्रोसीजर इस तरह से है कि इसमें इन्होंने डायरेक्टली, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको पहले चैप्टर की डिटेल बताऊं, तो इन्होंने ये केमिस्ट्री की यहाँ पर अवेलेबल है आपके सामने, ये बायो का है। तो बायो में इन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं टॉपिक वाइज, और इससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये भी एडवांटेज हो जाएगा कि उसमें उनको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को उन्होंने कवर करना है। सो ये आपके सामने है, इसका भी लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा, ताकि वहाँ से फिर आप आसानी से डाउनलोड कर सकें इफ़ यू वांटेड। और 2023 का भी मैं शेयर कर दूँगा, ताकि फिर आप आसानी से उसको चेक कर सकें फॉर कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ पर अब फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स पे भी मैंने अभी उसके साथ गो थ्रू हुआ हूँ, और उसमें जो मेन चीज़ मेरे सामने आई है वही है कि उन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, और उन टॉपिक्स को प्रॉपरली स्टूडेंट्स के सामने रख दिया है कि बस आपने ये वाले टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरप्रीट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। और अब आप देखें कि यहाँ पर कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है सिर्फ और सिर्फ आपके पास, क्योंकि इसमें इन्होंने जब एक्सेलरेशन की बात की है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, या और इसके बाद डायरेक्टली इन्होंने प्रोजेक्टाइल, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले केसेस में था। हालांकि स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब केयर के साथ और डिटेल स्टडी के साथ, कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी चेक करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली अगर वो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं भी आता, फिर भी एक तरह का कॉन्सेप्चुअल गैप स्टूडेंट्स का नहीं आता, क्योंकि वही चीज़ें फिर अल्टरनेटली मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होती रहती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आइडियाज़, वही नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि ये 1.6 है, दैट एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन इन द वर्टिकल प्लेन। इन अ वर्टिकल प्लेन कम्युनिकेट द आइडियाज़ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जो कि नॉर्मल कंसिडरेशन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, कि किस तरह कांस्टेंट रहता है। फिर उसकी वर्टिकल मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर उसके बाद ये केसेस हैं, दैट हाउ मच हायर इट विल गो, हाउ फार इट गो अलोंग अलोंग द लेवल लैंड, जो इसकी रेंज की बात हो रही है। वे वुड इट आफ्टर अ गिवन टाइम, ठीक है, ये गिवन टाइम के बाद कहाँ तक होगा, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको समझ सकें और उसको करें। और फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। और फाइनल पॉइंट ये है कि इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन या सेपरेशन के बराबर हो। इसी तरह से जो अगला चैप्टर है, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन एनर्जी, एक्सप्लेन किनेटिक एनर्जी। तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। इनसे रिलेटेड जो इक्वेशन का मैकेनिज़्म है, जो कि मैंने अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं।
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. Describe what that the gravitational potential energy is measured from a reference level and can be positive or negative to denote the orientation from the reference levels. So ये ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह हो सकती है, तो ये आपको जो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड है या कंजर्वेटिव फील्ड है उसमें ये सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं. इस तरह से पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है कि वो स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से होगा फोर्स एंड वेलोसिटी का. Explain that work done against friction is dissipated as heat in the environment. State the implications of energy losses, जिसमें efficiency, input, output ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिर उसके बाद है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, और इसमें आप देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, रिवोल्यूशन, डिग्रीज, रेडियंस हैं. एक्सप्लेन द टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी, और फिर ये इनके लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के जो एक्सप्रेशन हैं, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो किनेमेटिक्स वाला पोर्शन है ये किया हुआ है. जो डायनामिक्स हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है या टॉर्क है या एक्सेलरेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं आ सकता है. मे बी कि अगर उसमें मॉडिफिकेशन की जाए लेटर ऑन जब इनका फाइनल सिलेबस आएगा, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने जहाँ तक मुझे लगता है वही 2023, 2024 और 2025 में भी उसी चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है. देन वी मूव टूवर्ड्स दी वेव्स. इसमें भी मैंने सारे टॉपिक्स देखे हैं क्योंकि तकरीबन वेव्स का तो सारा चैप्टर ही उसमें आ जाता है प्रिपरेशन में. जिस तरह के स्टार्ट ये टॉपिक्स हैं, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वेव मोशन, डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिकल वेव है जिसमें एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों आ जाते हैं. डिफाइन एंड अप्लाई द फॉलोइंग टर्म्स इन द वेव मॉडल, मीडियम है, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, पीरियड, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है. इस इक्वेशन को लेकर सॉल्यूशंस हैं. एक्सप्लेन दैट स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फार्मूला है, लैप्लेस की करेक्शन है. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जिसकी बेस पर फिर आपको इंटरफेरेंस का और स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट समझना है, नोड्स और एंटी नोड्स, ठीक है. और फॉर्मेशन ये वही स्टेशनरी वेव्स की बात हो रही है. और फिर उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, ये चूँकि पिछले सिलेबस में ये कंफर्म नहीं था, ये कि ये ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेशन से पिक किया गया है. यहाँ पर इन्होंने ये एक अच्छा काम किया है कि ये मेंशन कर दिया है. लेकिन अगेन यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें यह चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स जो थे इसको एक सिंपल टॉपिक समझते थे. अब ये मास स्प्रिंग सिस्टम में भी आ जाता है, ये सिंपल पेंडुलम में भी आ जाता है, ये मैकेनिज़्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन में भी आ जाता है. सो इस वजह से यहाँ पर एक स्पेसिफिक टॉपिक या तो क्लियर करना चाहिए है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अगर उसी टॉपिक को टाइम दे, बजाय इसके कि वो तकरीबन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 70 to 75 चैप्टर ऑसिलेशन का चैप्टर इसमें आ जाता है. देन वी कम टूवर्ड्स द डिस्क्राइब दैट द थर्मल एनर्जीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर, ये थर्मोडायनामिक्स का टेम्परेचर आ जाता है, उसका चैप्टर आ जाता है. स्पेसिफिक हीट है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम है. डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिवाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट. तो ये तकरीबन वही मटेरियल है जो कि पिछले सिलेबस में आता रहा है. कोई इसमें बड़ी चेंज नहीं नज़र आ रही. बस वही चेंज जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो जो सब टॉपिक्स वाला वो वाला पोर्शन था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लो बेस्ड उसको मेंशन कर दिया है. वो सब टॉपिक्स वाला किस्सा दरमियान में से ख़त्म कर दिया है. फिर आते हैं सेकंड ईयर का जो कोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. उसमें आप देखें दैट स्टेट द कूलम्स लॉ फोर्स है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वही टॉपिक है. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केच है जब दो पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का हों, अपोजिट डायरेक्शन. डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू एन इन्फिनिट साइज कंडक्टिंग प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक हो गया. पोटेंशियल का यूनिट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जो कि प्रॉपर लंबी सी सोल्यूशन है, ठीक है. अब ज़ाहिर डेरिवेशन तो यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है. तो ये बेसिकली रेजिस्टर है, इसमें भी कोई बड़ी चेंज नहीं है. देन वी कम टूवर्ड्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट, ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, उसका रिलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस of the battery or EMF, describe the conditions of maximum power transfer. Again the same thing, कोई बड़ी चेंज नहीं नज़र आ रही. फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर वाला ये टॉपिक इसके साथ मिक्स हो जाएगा. तो ये एक पूरा मतलब तकरीबन ये आपके पास इस तरह समझ लें
कि एक्सप्लेन द फोर्स में एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म में। तो ये तकरीबन ये वेलोसिटी सेलेक्टर या यहाँ तक ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास आ जाता है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लूड की हुई हैं। Then we come towards the electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, Lenz law हो गया, describe the construction of a transformer and describe how step up and step down transformer can be used, ये भी हो गया आपके पास। define rectification and describe, अच्छा ये यहाँ तक आपके पास how step up and step down transformer can be used to ensure delivery। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वही पुराने कोर्स से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीज़ें दरमियान में आएंगी जो कि मेंशन तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में आपको समझना होगा। जस्ट लाइक एक म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो प्रेरिक्विजिट होती हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के साथ ये पहले से ही काफ़ी जुल्म करते आ रहे हैं, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन तक आते हैं। मैं ख़ुद भी ये सजेशन दूंगा कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड को ऐड किया जाए। आप इसके बारे में कमेंट करें कि इसको ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है। एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये अगला क्वेश्चन चैप्टर हो गया, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, पार्टिकल मॉडल। अब ये पार्टिकल मॉडल में भी अक्सर ये स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि एज सच कोई टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है। तो ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, चूँकि ये लाइट के पार्टिकल मॉडल के बारे में है तो ये दो टॉपिक्स आपके पास मेन आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहता हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसको एहतियातन देख लेना चाहिए है, क्योंकि उससे रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वहाँ पर प्लैंक्स का आइडिया है तो वो इनके अंदर मर्ज हुआ है, तो इस वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी देख लेना चाहिए है। एंड देन इज़ दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है तो जाहिर है इसमें जिस तरह लाइमन पास्चर बार्मर सीरीज आते हैं तो उन चीज़ों को बारे में आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। और फाइनल हमारे पास जो चैप्टर आता है दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स, सिंपल मॉडल है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं था इस चैप्टर में। मेन जो चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ न्यूक्लियर डीके, डिस्क्राइब द टर्म्स हाफ लाइफ एंड डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि स्टूडेंट्स का जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन रेडिएशंस के साथ मतलब उसमें होता है, तो अगर आप ये वाली चीज़ ऐड करते हैं तो इसके साथ फिशन और फ्यूजन को भी क्या होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था। आप इसके बारे में कमेंट करें कि इसको होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल ओवर द सिलेबस। फिज़िक्स के लिहाज से तो बिल्कुल सेम है। अब ये पता चलेगा जब इनको फीडबैक मिलेगा कि क्या चेंजेस आ सकती हैं। टिल नाउ ये चीज़ आपके पास अवेलेबल हो गई है। अपने जो वो हैं सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में आप दे दें, ताकि मैं ख़ुद भी एक चीज़ करूँगा और आपकी तरफ से भी फीडबैक आएगा। तो 10 अप्रैल से पहले इनको बाकायदा तौर पर ईमेल करनी है, जिसकी बेस पर फिर ये एक ज़ाहिर है अगर 10 अप्रैल है तो मे बी कि ये विद इन 5 to 6 डेज़ या विद इन अ वीक इसको कंपाइल करेंगे जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, और फिर मे बी के अप्रैल के एंड में आपके पास फाइनल सिलेबस आ जाए MD-CAT का फॉर 2025, ठीक है। सो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है फ्यूचर में। टिल देन बाय, ख्याल रखें अपना, प्रिपरेशन सही तरह रखें, उस चैप्टर्स को सही तरह से प्रिपेयर करें, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ शेयर भी करें, फैमिली में भी शेयर करें, जो भी आपके फैमिली में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें जो MD-CAT में अपीयर होना चाहते हैं या FSC के स्टूडेंट्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके स्टूडेंट्स को इन वीडियोज़ की। थैंक यू।